विदेश यात्रा का इंतजार और बढ़ा। 31 जुलाई तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स सस्पेंड। कोविड मुआवजे पर बोले राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का दिया मौका। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, एक ने किया सरेंडर। बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई मारपीट। अखिलेश बोले, यह है भाजपा की हताशा का विभत्स रूप। वैक्सीन को लेकर सीएम ममता बोली, बंगाल की तुलना में छोटे राज्यों को मिली ज्यादा डोज। अमूल दूध के दामों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी। कल से देश के सभी राज्यों में लागू होंगे नए दाम। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने लगवाई स्पुतनिक वी। बाद में बोले, कोरोना से लड़ने के लिए सभी टीका है कारगर। जो लोग इस मामले में बयान देते हैं उन्हें देने दीजिए। और आईसीसी ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग। केन विलियमसन फिर बने नंबर 1 बल्लेबाज, तो पंत को हुआ नुकसान। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गो न्यूज इंडिया। देश में नोवल कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने हाल ही में आम आदमी के लिए विभिन्न आयकर राहतों की घोषणा की है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट भी नजदीक आने वाली है, तो मुझे लगता है कि ऐसी ही तमाम और भी जरूरी बातों को जानने के लिए आपके लिए गो न्यूज इंडिया की एक खास पेशकश देखना बेहद बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब करदाताओं के पास वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही का टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 जुलाई तक का समय होगा। आयकर विभाग के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पहले फॉर्म 16 की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। यदि आप समय सीमा के भीतर 2 दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार कार्ड को समय पर लिंक नहीं करने पर आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। विवाद से विश्वास योजना के तहत बिना ब्याज भुगतान के लिए समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विवाद से विश्वास के तहत राशि के भुगतान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर अधिसूचित की गई है। जिन लोगों ने अपने नियोक्ता दोस्तों से कोविड-19 उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की है, उन्हें राशि के लिए कर का भुगतान नहीं करना होगा। सरकारी बयान के अनुसार ये छूट वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिए भी उपलब्ध होगी। इसके तहत नियोक्ता से प्राप्त कोई भी राशि या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त 10 लाख रुपए तक की राशि पर कर छूट होगी। पहली बार घर खरीदार निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आवासीय घर में निवेश पर विशेष कर राहत का लाभ उठा सकते हैं। आवासीय घर में इस निवेश को कर कटौती के लिए करने की समय सीमा 3 महीने से अधिक बढ़ा दी गई है। और मूल्यांकन आदेश पारित करने की समय सीमा जो पहले 30 जून तक बढ़ा दी गई थी, उसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। दंड आदेश पारित करने की समय सीमा भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वो कोरोना संक्रमण की वजह से मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा दे। कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में एनडीएमए को 6 सप्ताह के भीतर हर पहलुओं को देखते हुए मुआवजा राशि तय करने के निर्देश दिए हैं, जो कोविड से मारे गए लोगों के परिवार वालों को भुगतान किया जा सके। अदालत का आदेश वायरस से मरने वाले सभी लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग वाली याचिका के जवाब में आया है। केंद्र ने इसके लिए कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें इसका भुगतान नहीं कर सकती। अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा था कि 4 लाख की मुआवजा राशि राज्य सरकारों की क्षमता से बाहर है। केंद्र का तर्क था कि अगर इस रकम का भुगतान किया जाता है तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, जिससे राज्य की सरकारों को महामारी और डिजास्टर से निपटने में परेशानी हो जाएगी।
केंद्र ने बताया था कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र ने यह भी कहा था कि 12 अधिसूचित आपदाओं का 2021-22 के लिए कुल फंड 22,184 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक करीब 4 लाख लोगों की या तो संक्रमण की वजह से या स्वास्थ्य अभाव में मौत हो गई है, जिनके लिए कोर्ट का फैसला राहत देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। जापान के टोक्यो में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खर्चीला खेल माने जाने वाला ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से शुरू होने वाला है। ये खेल जितना चर्चित है, पर्यावरण के लिहाज से ये उतना बदनाम भी है। ओलंपिक खेलों की सस्टेनेबिलिटी को लेकर किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि साल 2012 से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। ओलंपिक को लेकर न्यूयॉर्क, लुसान और बेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा इस पर किए शोध के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद 2012 से इन खेलों की सस्टेनेबिलिटी में कमी आ रही है। ये शोध जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित हुआ है। डाउन टू अर्थ मैगजीन ने बताया है कि इस शोध में एल्बर्ट विले 1992 से टोक्यो 2021 के बीच हुए 16 ग्रीष्म और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले असर को समझने की कोशिश की गई है। इन खेलों पर अब तक 5.27 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ चुका है। ये सभी खर्च खेल से जुड़े हैं। इसमें बुनियादी ढांचे पर हुए खर्च की गणना नहीं की गई है, जो कई गुना ज्यादा है। यदि 3 प्रमुख आयामों सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के मुताबिक देखें तो 1990 से लेकर 2021 ओलंपिक खेलों को 100 में से कुल 48 अंक दिए गए हैं। इस तरह इन्हें मध्यम श्रेणी में रखा गया है। ये अंक उन्हें 44 पर्यावरण संबंधी, 47 आर्थिक कारकों और 91 सामाजिक कारकों के आधार पर दिए गए हैं। कोई ओलंपिक कितना सस्टेनेबल होगा, ये मेजबान शहर द्वारा अपनाई नीतियों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए इसके लिए होने वाला ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना होगा, उनका कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा, क्या वो आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब उस खेल की सस्टेनेबिलिटी पर असर डालते हैं। इसे मापने के लिए शोधकर्ताओं ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बनाया है, जिसके आधार पर अंक दिए गए हैं। इस शोध के मुताबिक सॉल्ट लेक सिटी, अमेरिका में 2002 में हुआ ओलंपिक गेम सबसे ज्यादा सस्टेनेबल था, जिसे 71 अंक मिले थे। वहीं फ्रांस के एल्बर्ट विले में 1992 में हुआ ओलंपिक दूसरे स्थान पर रहा, जिसे कुल 69 अंक मिले थे। ये दोनों ही शीतकालीन ओलंपिक थे। वहीं 1992 में बार्सिलोना में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 56 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर था। वहीं सोची 2014 और रियो दी जेनेरियो 2016 को सबसे कम सस्टेनेबल ओलंपिक माना गया है। रियो ओलंपिक को तो ग्लोबल मीडिया में एनवायरमेंटल डिजास्टर बताया गया था, क्योंकि इसे कराने के लिए भारी संख्या में पेड़ों की कटाई, लोगों का विस्थापन और जानवरों के लिए भी मुसीबत बन गया था। इतना ही नहीं, खेल की शुरुआत और खत्म होने तक भारी मात्रा में फूड वेस्ट और जल प्रदूषण जैसे मामले सामने आए। एक अनुमान के मुताबिक रियो ओलंपिक के दौरान 17,000 टन वेस्ट इकट्ठा हुआ था। इसी में 6,000 टन फूड वेस्ट का भी अनुमान है। अनुमान है कि इस दौरान 29,500 गीगावाट बिजली और 23,500 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल हुआ। और इन सब की वजह है अनुमानित 36 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि इस ओलंपिक में इन नुकसान को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं। 23 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर करीब 2,10,897 करोड़ रुपए तक का खर्च आने का अनुमान है। इस इंडेक्स में टोक्यो ओलंपिक को 40 अंक दिए गए हैं। जिस लिहाज से ये अंक ओलंपिक खेलों को दिए गए हैं, ये अब तक के औसत से नीचे है। अनुमान है कि इसकी वजह से 500 लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।